हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास एकेडमी में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए, ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। आज हम लोग देखेंगे मौर्य वंश। तो आप सभी को पता होगा कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, लेकिन हम लोग इसके पीछे थोड़ा सा कहानी स्टोरी को लिंक करके देखेंगे ताकि हम लोग को पढ़ने में और मज़ा आए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश के जो शासक थे घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहायता से की थी। ठीक है, इतना तो आप सभी को पता होगा। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके, या कह सकते हैं उनकी हत्या कर की थी। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा पीछे से हम लोग लिंक करना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग को थोड़ा सा हो सकता है पता हो किसी किसी को, जो चाणक्य थे उनका जो है इंसल्ट हुआ था, या कह सकते हैं अपमान हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नंद वंश में, घनानंद के राज दरबार में। क्या अपमान हुआ था? तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे इसको। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं डिटेल्स में किसी अलग से वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, स्टोरी से लिंक करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो भारत में, या कह सकते हैं प्राचीन भारत में जो प्रथम आक्रमण हुआ था, किसका हुआ था? पारसिक, जिसको आप ईरानी कहते हैं। किसका हुआ था? पारसिक, जिसको आप ईरानी कहते हैं। ठीक है, तो जो प्राचीन भारत में जो आक्रमण हुआ था, ठीक है, पारसिकों का हुआ था। तो सबसे पहले कौन जो है आक्रमण किया था? तो हखामनी वंश आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर हखामनी वंश मिलेगा। यदि मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा तो फिर बताऊँगा इसको। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इसे देख लेते हैं। तो उस वहाँ पर जिसने आक्रमण किया था भारत में, तो दारा प्रथम था, जिसकी संख्या दारा द्वितीय दारा तृतीय तक आई। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं जो दारा तृतीय था उसको डेरियस तृतीय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेरियस तृतीय। तो जो डेरियस तृतीय था, जो उसने क्या किया था, भारत के जो मतलब गंधार है, जिसकी राजधानी तक्षशिला, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो तक्षशिला है, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है। तो डेरियस तृतीय यहाँ पर इसके कुछ भागों को विजित कर लिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर शासन कर रहा था। उसी समय क्या होता है, सिकंदर आता है। यूनान का कौन आता है? सिकंदर आता है। ठीक है, तो सिकंदर हिंदकुश पर्वत को क्रॉस करते हुए, सिंधु नदी को क्रॉस करते हुए यहाँ भारत में आता है। तो रास्ते में ये किसको हराता है? डेरियस तृतीय को हराता है। डेरियस तृतीय को अर्थात कह सकते हैं दारा तृतीय को हराता है। उसके बाद क्या होता है, सिकंदर यहाँ के जो गंधार अर्थात कह सकते हैं तक्षशिला में जो राजा आम्बी होते हैं उनको भी हराता है सिकंदर। ठीक है, उसके बाद आप सभी को पता है हाइडे स्पीच का युद्ध होता है। किसका युद्ध? हाइडे स्पीच। ठीक है, यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, यच आप लोग समझ जाना, हाइडे स्पीच। ठीक है, हाइडे, हाई तो हिट हो गया जी, इसको ये हाइडे स्पीच। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच किसका युद्ध होता है? हाइडे स्पीच का युद्ध होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा उस युद्ध में कौन पराजित होता है? पंजाब के राजा पोरस पराजित होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग उसके बारे में नहीं जानने वाले, लेकिन पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में कभी कभार हाइडे स्पीच ये का युद्ध जो है एक किस नदी के किनारे हुआ था? तो झेलम नदी, जिसको बितस्ता नदी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस युद्ध का एक और नाम है, क्या नाम है? बितस्ता का युद्ध भी बोला जाता है, या हाइडे स्पीच का युद्ध बोला जाता है। तो क्या होता है वहाँ पर वहाँ पर जो पंजाब के राजा पोरस जब हार जाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सिकंदर योजना बनाता है मगध पर। कहाँ पर? मगध पर। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसको मिटा दिया जाए। यहाँ पर ये जो मगध आप लोग देख रहे हैं, सिकंदर जो है योजना बनाता है मगध पर आक्रमण करने की। ठीक है, तो उसी समय जो चाणक्य होते हैं मगध में आते हैं, मगध कह रहे हैं सॉरी, यहाँ मगध पर जो नंद वंश है, ठीक है, यहाँ पर इस पर आक्रमण करने की योजना कौन बनाता है? सिकंदर बनाता है। ठीक है, सिकंदर किस अभियान से भारत में आता है? तो भारत विजय अभियान से आता है। कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, चाणक्य यहाँ पर आते हैं। नंदवंश में जो उस समय राजा होते हैं, शासक होते हैं घनानंद से बोलते हैं ऐसी ऐसी बात है, सिकंदर जो है आक्रमण करने वाला। तो घनानंद क्या करते हैं, ये उनका चाणक्य का अपमान करके, ठीक है, कहते हैं चलो भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा चोटी पकड़ के यहाँ से अपने महल से बाहर कर देंगे। तो अपमान कर देते हैं। ठीक है, तो चाणक्य क्या करते हैं, उस समय चाणक्य जाते हैं तो उनके जो शिष्य होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। कौन होते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य से ये अपना अपमान वाला बात नहीं बताते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से बोलते हैं सिकंदर को भारत में आने से रोकने के लिए। भारत में तो आ चुके थे, मतलब मगध पर या नंद वंश पर यहाँ
वो अटैक करने वाले थे ना, तो उस पर रोकने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य से बोलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है बोलते हैं हमारे पास ना सेना है ना कुछ है, अभी ना तो हम कहीं पर शासक हैं ना तो राजा हैं, कैसे रोकेंगे। तो ये क्या क्या करते हैं, उनकी सेना में भय पैदा कर देते हैं, ठीक है। इनकी सेना में किसी तरह से क्या करते हैं, इनको रोकने में सफलता इनको मिल जाती है। इनको चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को, सिकंदर को रोकने में सफलता मिल जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी और स्टोरी लंबी सी है, ठीक है। इसको यदि आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं और बता दूंगा, ठीक है। ये हम लोग क्योंकि यहाँ पर हम लोग मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं, जब उनको सफलता मिल जाती है, यहाँ आते हैं मगध। मगध पर कौन है उस समय, नंदवंश। नंदवंश के शासक घनानंद रहते हैं। इनको कौन कौन हराते हैं, पहली बार में देखो, पहली बार एक बार आक्रमण करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, तो पहली बार में इनको सफलता नहीं मिलती है। दूसरी बार जब आक्रमण करते हैं तब इनको सफलता मिलती है, किसको, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये क्या करते हैं, घनानंद को परास्त करके यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो पहला लाइन अब देखो आप सभी को याद हो जाएगा कहानी के माध्यम से, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की, ठीक है। उसके बाद अगला जो आपका देख सकते हैं यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य अपने सुयोग परामर्शदाता मंत्री, या कह सकते हैं यहाँ पर आप लिख करके लिखा गया प्रधानमंत्री की सहायता से पंजाब का सम्राट, सबसे पहले कहाँ का सम्राट बनते हैं, पंजाब का सम्राट बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो चाणक्य थे, ठीक है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, जो मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। इतना मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी को याद हो गया होगा। याद हो गया है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो फिर से वीडियो रिपीट करके देख लेंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं यहाँ नीचे, मौर्य वंश के प्रमुख स्रोत, अर्थात मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, ठीक है, देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से भी हमें मिलती है मौर्य वंश के बारे में जानकारी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैन साहित्य कौन है, कल्पसूत्र एक जैन साहित्य है जिसमें इसके बारे में मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। दीपवंश महावंश ये बौद्ध साहित्य है, ठीक है, यहाँ से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पतंजलि का महाभाष्य, यहाँ पर भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक है, इससे तो हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलेगी ही, क्यों, क्योंकि मेगास्थनीज राजदूत थे किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। मेगास्थनीज को कौन भेजता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सिकंदर का जो क्या नाम है, उत्तराधिकारी होता है, सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन होता है, सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में राजदूत बनाकर भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद जो चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसके बारे में आप सभी को पता है, इससे भी अर्थशास्त्र से भी